नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये काफ़ी कठिन टॉपिक माना जाता है इतिहास का। और सामाजिक और धर्म सुधार जो आंदोलन चल रहे हैं वो हम पीछे काफ़ी आंदोलन की हम बात कर चुके हैं। अब हमारा एक बड़ा करेक्टर बाकी है, केवल विवेकानंद की जो बात है हम अगले टॉपिक में करेंगे। और आज हम जिन टॉपिकों की बात कर रहे हैं ये टॉपिक हमेशा कठिन रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पहले हम इसके पीछे के कंसेप्ट देखते हैं और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो हम बात करें दक्षिण भारत के कुछ मोमेंट हैं, तो उनकी जब हम बात करें तो आप देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं अरबीपुरम आंदोलन की। अब कईयों ने तो क्या है कि इसका नाम ही नहीं सुना होगा, अरबीपुरम आंदोलन की। लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी विशेषता ये है कि यहाँ से कभी कठिन सवाल नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि कोई मोमेंट कब शुरू हो रहा है वो पूछ लिया जाता है, या फिर आप देखें कि उस मोमेंट का जो नेता है, नेता का नाम पूछ लिया जाता है ना। तो इजी टॉपिक है लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे लिए ये कठिन है। लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। तो अरबीपुरम आंदोलन की जब हम बात करें तो आप देखो कि इसका जो संबंध है वो रहा है श्री नारायण गुरु से इनका संबंध रहा है। और नारायण गुरु जो है वो एजवा जाति है, कहाँ की? केरल की। एजवा जाति है केरल की। और आप देखो कि एजवा जो है एक दलित जाति मानी जाती थी। तो श्री नारायण गुरु जो हैं वो एजवा जाति से हैं और नारायण गुरु का जो पालन पोषण हुआ है वो एक धार्मिक माहौल में इनका पालन पोषण हुआ था। इनके माता और पिता दोनों ही क्या एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और बाद में ये भी उसी प्रवृत्ति के चलते हुए जो नारायण गुरु है वो जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं ना, बाद में क्या है कि एक गडरी के द्वारा इनको देखा जाता है और उनकी तपस्या से वो काफ़ी प्रभावित होता है। और बाद में इसने क्या है कि गांव में आकर के आसपास के जो गांव थे वहाँ आकर के बताया कि भाई इस प्रकार का एक व्यक्ति है जो जंगल में तपस्या वगैरह कर रहा है। तो बाद में बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि जो लोग वगैरह है वो जाते हैं नारायण गुरु के पास और बाद में नारायण गुरु जो है वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन नारायण गुरु देखते हैं कि उस दौर में क्या रहता है कि धर्म के क्षेत्र में काफ़ी भेदभाव थे और मंदिर में सभी जो लोग हुआ करते थे, मंदिर में सभी लोगों के प्रवेश की मनाही हुआ करती थी। ना तो सारे लोग पूजा पाठ वगैरह कर सकते थे, ना ही मंदिर में जा सकते थे। तो ये जो व्यवस्था जब देखी नारायण गुरु ने, तो नारायण गुरु ने कहा कि भाई एक ऐसा मंदिर बनाया जाता है जहाँ सभी जो लोग हैं हिंदू धर्म की जितनी भी जातियाँ हैं तो सभी जातियों के लोग वहाँ आकर के पूजा वगैरह किया करेंगे। तो इसी उद्देश्य से अरबीपुरम एक स्थान है। जैसे हम बात कर चुके हैं देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन में हमने देखा था देवबंद को हमने कैसे याद किया था, देवबंद को हमने देवगन के नाम से याद किया था, अजय देवगन, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था। देवबंद हमने गे से देखा था गंगोही और ने से देखा था हमने नैनोतवी। वो टॉपिक भी आप देखें जाकर के, वो भी रीट का काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो अरबीपुरम भी क्या है कि एक स्थान है, जैसे देवबंद भी एक स्थान था, उसी स्थान के आधार पर उसका नाम रह गया देवबंद आंदोलन। तो अरबीपुरम स्थान है कहाँ का? केरल का। तो पहली बात तो यही होगी कि अरबीपुरम आंदोलन संबंधित कहाँ से है? केरल से। किसके नेतृत्व में हुआ है? श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में। क्यों हो रहा है? धार्मिक भेदभावों के विरुद्ध। तो केरल में इन्होंने अरबीपुरम नाम के स्थान पर शिवरात्रि के दिन एक इन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया। और हम देखते हैं कि ये जो मंदिर था, इस मंदिर में सभी जातियों के लोग आकर के पूजा किया करते थे। शायद ये दक्षिण भारत का पहला ही ऐसा मंदिर रहा हो जहाँ सभी जो जातियाँ हैं सभी जातियों के लोग आकर के यहाँ पूजा वगैरह किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि ये मंदिर वगैरह बना तो इसका जो कट्टरपंथी जो लोग थे, कट्टरपंथी जो लोग रहे हैं, उन्होंने क्या है कि इस घटना का विरोध किया। कट्टरपंथी लोगों के द्वारा इस घटना का जब विरोध किया गया तो आप देखो कि तब जो नारायण गुरु है, नारायण गुरु के द्वारा एक नारा दिया गया। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कई एग्जामों में आ चुका है।
ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में जब भी दक्षिण भारत के जो मूवमेंट है उनमें यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है। नारायण गुरु ने एक नारा दिया कि समस्त मानव जाति, नारायण गुरु ने कहा कि समस्त मानव जाति के लिए एक धर्म है, समस्त मानव जाति के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ही क्या है, ईश्वर है। ये बात इन्होंने कही कि समस्त मानव जाति के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ही क्या है, ईश्वर है। ये इन्होंने नारा दिया। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समस्त मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का जो नारा है किसने दिया है? श्री नारायण गुरु के द्वारा ये नारा दिया गया। और नारायण गुरु जो है इन्होंने जो स्थानीय केरल के मंदिर जो थे उनकी दीवारों पर इन्होंने लिखवाया कि समस्त प्रजातीयता मतलब नस्ल, सभी प्रजातीयता और समस्त जातीयता के जो भेदभाव हैं, इन भेदभावों की जो दीवारें हैं वो गिरा देनी चाहिए और सभी मनुष्यों को सद्भाव के साथ, एकता के साथ हमें रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वो किसान नहीं है, जो ईश्वर है वो पुजारी नहीं है, वो हम सभी में रहता है। तो उसी संदर्भ में इनका नारा रहा एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर की इन्होंने क्या की है, बात की है। तो ये दक्षिण का एक मोमेंट रहा। लेकिन इनका एक शिष्य है सहादरन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। इनका एक शिष्य रहा सहादरन। जो सहादरन है इसने देखा कि भाई गुरुजी जो बातें कर रहे हैं, गुरुजी की बातों को लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तब इन्होंने कहा कि समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए न तो ईश्वर है, न धर्म है और न ही क्या है, जाति है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये इनके शिष्य का दिया हुआ नारा है कि समस्त मानव जाति के लिए न तो ईश्वर है, न धर्म है और न ही क्या है, जाति है। जबकि एक एक की जो बात है वो किसने की है? एक एक की जो बात है वो की है नारायण गुरु ने। और हम देखते हैं कि ये जो बात है, ये जो इन्होंने मंदिर बनाया है, इसी के कारण दक्षिण भारत के अंदर जितने भी मंदिर प्रवेश को लेकर के जो मूवमेंट हुए हैं, बात कर रहे हैं हम अभी वायुकोम की बात करेंगे, गुरुवायूर की बात करेंगे, तो दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश को लेकर के जितने भी मूवमेंट हैं उनकी एक प्रकार से जो शुरुआत है वो मानी जाती है आपके अरविपुरम आंदोलन से। ठीक है, तो ये अरविपुरम आंदोलन की बात हुई। लेकिन जो नारायण गुरु है, नारायण गुरु यहाँ रुकते नहीं हैं और हम देखते हैं कि जो नारायण गुरु है, नारायण गुरु ने फिर आगे मूवमेंट चलाए सामाजिक क्षेत्र में भी। ये जो इनका मूवमेंट रहा है, ये मूवमेंट इनका मुख्यतः तो क्या है, धर्म से संबंधित है। लेकिन हम देखते हैं कि ये संबंधित रहे किससे, सामाजिक क्षेत्रों से भी रहे हैं, क्योंकि जो भेदभाव था केवल धर्म तक सीमित नहीं था, भेदभाव हम देखते हैं आगे भी रहा है। तो श्री नारायण गुरु जो है, इन्होंने दक्षिण भारत में जो सामाजिक जो भेदभाव है उनके लिए इन्होंने क्या किया। देखो ये प्रश्न पूछा जाता है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, ये भी पूछा जाता है कि ये जो है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम जो है, इसकी स्थापना किसने की? तो नारायण गुरु जो है वही खुद ही इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और आगे चल करके हम देखते हैं कि 1902 के अंदर, 1902 में जो एजवा जो जाति है, हमने बात की एजवा एक दलित जाति है। तो ये जो जाति है, इस जाति के अधिकार के लिए, इस जाति के कैसे अधिकार, शिक्षा, नौकरी, प्रतिनिधित्व, तो एजवा जो जाति है, एजवा जाति ऐसा कहा जाता है उस समय केरल में लगभग 26%, देखो बहुत बड़ी संख्या होती है ये,
केरल में उस समय लगभग 26% जो पॉपुलेशन है वो किसकी हुआ करती थी, एजवा जो जाति है एजवा जाति की हुआ करती थी। तो हम देखते हैं नारायण गुरु जो है उन्होंने एजवा जाति के लिए शिक्षा को लेकर के इन्होंने मूवमेंट किया और जो दक्षिण भारत के जो शैक्षणिक संस्थान थे उनमें इनके प्रवेश को बढ़ाने की इन्होंने बात की कि भाई इसका जो इन जाति के जो लोग हैं इनका शिक्षण जो संस्थाएं उनमें प्रवेश होना चाहिए। सरकारी जो नौकरी है सरकारी नौकरी में इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और राजनीतिक रूप से इनका क्या रहना चाहिए, प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही गई किसके द्वारा, श्री नारायण गुरु जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो रहेगी बात ध्यान में, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना हो रही है आपको 1902 में और इसने कार्य किया है एजवा जाति के लिए जो एक दलित जाति थी उसमें शिक्षा नौकरी और प्रतिनिधित्व को लेकर के बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में आप देखो यदि आप नारायण गुरु को अच्छे से पढ़ लेते हैं और रामास्वामी को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दक्षिण भारत के जो क्वेश्चन है आपके गलत नहीं होंगे। तो नारायण गुरु के जो मूवमेंट हैं वो रहे हैं किस प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए, धर्म और समाज में जो भेदभाव हैं उन भेदभावों को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, फिर नारायण गुरु के बाद यदि हम देखें तो दक्षिण में एक और मूवमेंट रहा है जस्टिस पार्टी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जस्टिस पार्टी या न्याय दल, जस्टिस पार्टी या न्याय दल। अब यदि हम बात करें न्याय की तो आप देखो कि न्याय जो है जस्टिस पार्टी या न्याय दल की हम बात करें तो आप देखो कि न्याय की सभी लोगों को क्या होती है, तमन्ना होती है। याद रखना पड़ेगा, प्रश्न आता है कि न्याय पार्टी या जस्टिस पार्टी जो है इससे संबंधित कौन नहीं रहा है ना। तो आप देखो कि न्याय की तमन्ना क्या है, सभी लोगों को रहती है। तो आप देखो कि तय से त्यागराज, आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, पी त्यागराज। फिर मैं से हम देखते हैं CN मुदालियर, CN मुदालियर और ना से हम देखते हैं नायर। खत्म प्रश्न, बस इतना ही प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो न्याय के सभी लोगों को क्या रहती है, तमन्ना रहती है, आपको भी होगी, खुद के साथ न्याय करो भैया, पढ़ो अच्छे से। तो तैसे त्यागराज, मुदालियर और क्या आ गया है, नायर आ गया है ना। तो ये जो लोग थे इन लोगों ने मिलकर के 1917 में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की इन्होंने क्या की है, स्थापना की है 1917 के अंदर। और यही जो है यही आगे चल कर के जाना जाता है किस नाम से, जस्टिस पार्टी के नाम से। तो प्रश्न आएगा आपके कि भाई जो जस्टिस पार्टी है इसकी जो स्थापना वगैरह है वो किसने की, है ना। तो जस्टिस पार्टी जो है इसकी स्थापना पी त्यागराज, CN मुदालियर और TM नायर ने की है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। और जस्टिस पार्टी जो है इसका प्रारंभिक जो नाम है वो क्या रहा है, भारतीय उदारवादी संघ। जबकि केवल भारतीय उदारवादी संघ जो है ना इसकी स्थापना करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, केवल इतना जो है ना ये भारतीय उदारवादी संघ इसकी स्थापना की जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1918 के अंदर। और ये भी कांग्रेस का एक क्या होगा, विभाजन होगा, पढ़ेंगे हम इसको भी। तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ जो है इसकी स्थापना रही 1917 में त्यागराज, मुदालियर और नायर के द्वारा। ठीक है, और ये जो पार्टी है इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, इस पार्टी का जो उद्देश्य रहा है वो था विधायिका में गैर ब्राह्मण जो जातियां हैं, गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। ठीक है, तो उद्देश्य विधायिका में गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहा है। और ये इसके क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। और आगे चल कर के
हम देखते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर, बड़ा नाम है दक्षिण भारत का, ई यानी इरोड और वी से हो जाएगा आपके वेंकट। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है, लेकिन ध्यान रख लो ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम देखते हैं कि पेरियार, जिसका मतलब होता है महान आत्मा, पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आगे चल करके ईवी रामास्वामी नायकर भी इस पार्टी से जुड़ते हैं और ये आप देखो कि सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है ये कुडी अरसू, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है ये। 4-5 स्टार बना लेना, जिस भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाना हो तो इस प्रकार के जो पर्सन है ये आपको आगे लेकर के जाएंगे ये, ठीक है। तो कुडी अरसू नाम से एक पत्रिका है, उसका जो संचालन है वो भी किया जाता है आपके ईवी रामास्वामी इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, वो भी बाद में इस पार्टी से जुड़ जाते हैं। लेकिन आगे चल कर के ईवी रामास्वामी जो है आज़ादी के बाद क्या करते हैं, अपने से 20 साल छोटी लड़की से विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के कारण ये जो इनका, हालांकि इनका व्यक्तिगत जीवन था, लेकिन लोगों को ये बुरा लगा और जो इरोड के साथ जो लोग थे वो उनको छोड़ देते हैं और जस्टिस पार्टी का विभाजन हो जाता है। और आज की जो डीएम के जो पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, जिसके प्रमुख हुआ करते थे करुणानिधि, आजकल स्टालिन है ना, तो वो जो पार्टी है वो पार्टी इसी से बनी है, जस्टिस पार्टी से बनी है। और आज भी आप देखोगे उसका क्या है, दक्षिण भारत में इतना बड़ा जनाधार है, जिसके पीछे कौन लोग रहे हैं, त्यागराज, मुदालियर, नायर और ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं, इन लोगों के कारण ये पार्टी बनी हुई है, ठीक है। तो रहेगी बात ध्यान में, इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहा है, गैर ब्राह्मण जो जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। देखो भाई साथ के साथ क्या है, हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कि अपने पास में जो भी पाठ्य सामग्री है उस पाठ्य सामग्री को आप पढ़ते रहें, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली है जस्टिस पार्टी की। फिर हम देखते हैं एक और मूवमेंट रहा है, जैसे हमने अभी बात की, हमने अरविपुरम आंदोलन की, अरविपुरम आंदोलन की। तो अरविपुरम आंदोलन जो है, इसमें हमने क्या देखा कि अरविपुरम आंदोलन जो है इसने दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश के जो आंदोलन थे उनको एक प्रकार से क्या दी है, प्रेरणा दी है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक मोमेंट है आपके, इतने कठिन है ये, जब मैं भी तैयारी करता था तो मुझे भी क्या है कि ये टॉपिक कठिन लगते थे। एक तो ये टॉपिक है और दूसरा एक जो हमने बात कर लिया ना, अहमदिया आंदोलन की हमने बात की है, देवबंद की हमने बात की, बहुत ही आसानी से उस टॉपिक को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। अब उस टॉपिक को देखें आप, है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या है कि अब तो आपके पास वीडियो है, तो वीडियो को आप क्या करें, बार बार देखें आप। और हम वीडियो में एकदम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग फोकस करें, हम, है ना। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें साझा की जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये चीज़ें आपके काम आएगी। ये अनुभव है मेरा, है ना, वो आपको दिया जा रहा है, तो चीज़ों को आप पढ़ें आप। तो वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह कई तो इतने आलसी हैं कि वीडियो देखने में भी क्या उनको दिक्कत होती है ना। देखें आप लोग भाई, तो वैकोम सत्याग्रह की जब हम बात करें तो देखो ये मोमेंट है 1924 का, ठीक है, मैच करवा लेंगे। अरविपुरम 1888 का, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम 1902 का, जस्टिस पार्टी 1917 की, और ये आपके वैकोम सत्याग्रह रहा है 1924 का। और वैकोम में हम देखते हैं, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे क्या आपको आसान रहेगी। इसमें हम देखते हैं केपी केशव जो हैं ये और रामास्वामी, ये दोनों लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं,
हालांकि रामास्वामी बाद में आते हैं, शुरुआत जो है केपी केशव इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन दोनों ही क्या रहे हैं, इससे संबंधित रहे हैं। और ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट रहा है किसके लिए, एक तो मंदिर प्रवेश को लेकर के, और एक जो सार्वजनिक जो मार्ग हैं, सार्वजनिक मार्गों को लेकर के। ना तो दक्षिण भारत के जो दलित थे उनको मंदिरों में प्रवेश दिया जाता था, और सार्वजनिक जो मार्ग थे उन पर चलने में भी उनके लिए क्या थी, मनाही थी। इस कारण केपी केशव और रामास्वामी जैसे जो लोग हैं ये आकर के मूवमेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि 1925 के अंदर 1925 में महात्मा गांधी जो हैं वो भी इस मूवमेंट से जुड़ते हैं, और वो भी क्या करते हैं, केरल की यात्रा करते हैं। केरल की यात्रा करते हैं वैकोम के पक्ष में, और बाद में 1925 में ही क्या है, त्रावणकोर 1925 में ही त्रावणकोर की जो महारानी है, त्रावणकोर की जो महारानी है ये क्या कर लेती है, ये आंदोलनकारियों से समझौता कर लेती है। तो इस प्रकार से ये जो मूवमेंट है 25 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखोगे कि वैकोम सत्याग्रह का जो संबंध है वो किससे रहा है, केपी केशव से इसका संबंध रहा है। किसके लिए, मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक मार्गों के उपयोग के लिए। और ये जो मूवमेंट है इससे कौन जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी भी इससे जुड़े हुए हैं। फिर एक और मूवमेंट हम देखते हैं दक्षिण भारत का ही, वो भी मंदिर प्रवेश को लेकर ही है, और मंदिर प्रवेश को लेकर ही है एक आपके गुरु वायुर आंदोलन। इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप केवल कब हुआ ये ध्यान रखें और किसने किया ये आप ध्यान रखें। तो गुरु वायुर जो है ये मूवमेंट है आपके 1931 का, और के कलप्पण के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। और ये भी मंदिर प्रवेश को लेकर के ये क्या रहा है, आपके मूवमेंट रहा है। और फिर आगे चल कर के 1936 में जो त्रावणकोर है, त्रावणकोर के महाराजा जो हैं वो समझौता कर लेते हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं समस्त हिंदू जातियों के लिए खोल देते हैं। तो 1931 का आपका क्या रहा है, गुरु वायुर आंदोलन रहा है। और एक दक्षिण भारत का एक और मूवमेंट है आत्मसम्मान आंदोलन। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये किया जाता है किसके द्वारा, इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर के द्वारा ये मूवमेंट किया जाता है। और आत्मसम्मान जो मूवमेंट है इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो, एक तो इसमें भी बात है किसकी, मंदिर प्रवेश की बात है, ठीक है, मंदिर प्रवेश की बात रही है। और दूसरा आप देखो कि जो पिछड़ी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियों या दलित जातियों, पिछड़ी और दलित जो जातियां हैं इनके लिए क्या है, इनके लिए प्रतिनिधित्व की मांग है कि भाई राजनीति में इनका क्या रहना चाहिए, प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। तो ये जो बातें हो रही है किस में हो रही है, आत्मसम्मान आंदोलन में हो रही है। और रामास्वामी नायकर जिनको कहा गया पेरियार, और आप देखो कि पेरियार जो है ये क्या रहे हैं, पहले कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई एक आयोजन था और वहाँ प्रशिक्षण का कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, और उसने क्या है कि वहाँ जो धार्मिक भेदभाव है या सामाजिक भेदभाव है वो इसने किया। तो ये जो बात थी, ये बात पेरियार को ठीक नहीं लगी, और पेरियार जो है ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ भी आपको ध्यान रखने की बात है कि गुरु वायुर जो आंदोलन है वो किसने किया है, के कलप्पण ने किया है, ठीक है। एक और ध्यान रखें बात आप, जो नारायण गुरु है, नारायण गुरु ने आलोचना की है किसकी, गांधी जी की उन्होंने क्या की है, आलोचना की है। क्यों, क्योंकि गांधी जी क्या रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं, ठीक है। गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, इसी बात के कारण नारायण गुरु जो है वो उनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण के कुछ मोमेंट हैं, उनकी हमने बात की। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से क्या है, आपका कोई पर्सन आएगा तो वो क्या है, गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने बात की क्या है, अरवी पूर्व आंदोलन की, है ना। एक हमने बात की है किसकी, गुरु वायुर की हमने बात की है।
तो आप देखो कि एक आप देख लें आई, और कहते हैं ना इन्हें आई, है ना, बोलते हैं ना इन्हें आ, तो आप देख लो अन आई, अन आई किसके लिए, जीके के लिए। किसको बुला रहे हैं, वाई के को, बस जीके वाई के अन आई। तो ऐसे आपके क्या हो जाएगा, अरवी पुरम, ठीक है, अरवी पुरम हो गया। नए से क्या हो गया आपके, नारायण गुरु, नारायण गुरु, ठीक है। तो अरवी पुरम आंदोलन किसका, नारायण गुरु का, हुआ कब, 1888 में, ठीक है। फिर आ से आत्मसम्मान, एक दो बार क्या है खुद से देखोगे ना तो चीज़ें क्या है कि याद हो जाएगी। आत्मसम्मान आंदोलन किसका है, ई वी रामास्वामी नायकर की हमने बात की। और ये जो मोमेंट है कब का भाई, 1925 का। फिर जी के आप लोग पढ़ते ही हो, है ना। तो जी से क्या हो जाएगा, गुरु वायुर, गुरु वायुर। और के से क्या हो जाएगा, के कलप्पण। और ये जो मोमेंट है आपके कब का है, 1931 का है। फिर वाई के, वाईकोम सत्याग्रह। और सत्याग्रह जो है इससे संबंधित कौन रहे, गांधी रहे। तो वाईकोम के पक्ष में कौन आए, गांधी ने केरल की यात्रा की। तो वाईकोम के से क्या हो जाएगा, केपी केशव। हालांकि इससे और कौन जुड़े हुए हैं, इससे रामास्वामी भी इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो मोमेंट है कब का है, 1924 का है। फिर हमने देखा था कि यहाँ 25 में समझौता हो गया, और फिर यहाँ हमने देखा था फाइनली समझौता हो जाता 1936 में, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोमेंट रहे हैं दक्षिण भारत के, इनको आप अच्छे से पढ़ें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।